जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई गोपाल सम्राट पे। कल मैंने एक टॉपिक डाला था जिसका नाम था बैकबोन ऑफ पॉलिटी सीरीज 1। आज सीरीज 2 का वीडियो आप लोग को मिलेगा। कल एक चीज़ बताए थे जिसके बारे में कुछ लड़के कमेंट किए थे कि सर एक बार फिर से उसको हमको समझा दें। सरकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और सरकार में हम आपको बताएं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जॉन लॉक जो थे यह 3 अंगों का बंटवारा किए थे। हमने आपको विधायिका के बारे में बतलाया था कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे विधायिका है और विधायिका का मूल कार्य है विधि का निर्माण करना। विधायिका ही विधि का क्या करती है? निर्माण करती है। तो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं विश्व में सभी जगह विधायिका होगी। अपने भारत भी लोकतांत्रिक देश है, यहाँ भी विधायिका है, अन्य देश में भी विधायिका है, लेकिन विधायिका का जो नाम है वह अलग अलग होता है। जैसे भारत के विधायिका जो है उसका नाम है संसद। उसी तरह हम आपको कल बताए थे कि 2 देश के विधायिका का अध्ययन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में हर वक्त उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 देश में हम आपको बताए थे, यूएसए के विधायिका और ब्रिटेन के विधायिका। यूएसए और ब्रिटेन के विधायिका के बारे में बताया। ब्रिटेन के विधायिका का नाम हम आपको बता दिए थे पार्लियामेंट में, और यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो विधायिका है उसका नाम जो है वह कांग्रेस। तो हम आपको बताए थे कि ब्रिटेन के विधायिका पार्लियामेंट का भी 2 सदन है और यूएसए के विधायिका कांग्रेस का भी 2 सदन, और भारत का जो विधायिका है उसका नाम संसद है और संसद का भी 2 सदन। इतना चीज आगे देखिए। हम आपको बताए थे कि यहाँ रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि भारत के लोकसभा पर किसका प्रभाव पड़ा है, भारत के राज्यसभा पर किसका प्रभाव पड़ा है, और ऑप्शन में आपका रहेगा ब्रिटेन के विधायिका का नाम और यूएसए के विधायिका का नाम। तो यहाँ सबसे पहले यह देख लीजिए कि भारत में जो लोकसभा है उसको निम्न सदन कहा जाता है। भारत में जो लोकसभा, संसद के 2 अंग हुए, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में जो लोकसभा है वह निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो होता है वह उच्च सदन होता है। ध्यान से देखिएगा, भारत में लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। इसे निम्न और उच्च क्यों कहा गया है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ इतना ही चीज समझने का कोशिश कीजिए कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। यहाँ से पूछेगा कि संसद के निम्न सदन पर किसका प्रभाव है। देखिए, निम्न सदन किसको कहा गया? लोकसभा को कहा गया। और अमेरिका का जो विधायिका है कांग्रेस, उसका प्रतिनिधि सभा जो है वह निम्न सदन, प्रतिनिधि सभा जो है वह निम्न सदन, और सीनेट जो है उच्च सदन, सीनेट जो है वह उच्च सदन। अब यहाँ देखिए कि जो निम्न होगा उसका प्रभाव निम्न पर पड़ेगा और जो उच्च होगा उसका प्रभाव उच्च पर पड़ेगा। तो भारत में संसद का जो सदन है लोकसभा, जो निम्न सदन है, तो उसी का न प्रभाव पड़ेगा प्रतिनिधि सभा का, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधि सभा क्या है? निम्न सदन, और भारत का लोकसभा क्या है? निम्न सदन। तो निम्न का प्रभाव किस पर पड़ा? निम्न वाले पर, और उच्च वाला का प्रभाव उच्च पर पड़ेगा। अब सीनेट है यहाँ उच्च सदन, कहां पर? अमेरिका में। सीनेट जो है उच्च सदन है अमेरिका में, तो इसका प्रभाव उच्च सदन पर पड़ेगा। तो उच्च सदन कौन? राज्यसभा। तो राज्यसभा पर उच्च सदन का प्रभाव पड़ा, मतलब सीनेट का प्रभाव पड़ा। अब ब्रिटेन में चलिए, ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में उच्च सदन प्रभु सदन को कहा जाता है, जिसको लॉर्ड सभा कहा जाता है, और कॉमन सभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो कॉमन सभा निम्न सदन हुआ और भारत का जो निम्न सदन है वह लोकसभा। तो कॉमन सभा का प्रभाव पड़ा किस पर? लोकसभा पर। और राज्यसभा जो है उच्च सदन है, तो और यहाँ प्रभु सदन उच्च सदन है, तो प्रभु सदन का प्रभाव किस पर पड़ गया? राज्यसभा पर पड़ गया। कोई दिक्कत? चलिए, इतना ही चीज था कल के बैकबोन ऑफ पॉलिटी में पहला जो क्लास हम लिए थे। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर इसको एक बार आप समझा दीजिएगा, हम इसको समझा दिए। आगे देखिए, विधायिका के बारे में हम संपूर्ण रूप से पढ़ाई कर लिए थे। आज के वीडियो में हम कार्यपालिका के बारे में बताएंगे कि कार्यपालिका क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। आखिर कार्यपालिका क्या है?
जैसे सरकार के अंग में कार्यपालिका भी शामिल है, दूसरा अंग, पहला विधायिका हो गया, उसके बारे में हम पढ़ लिए। कार्यपालिका, कार्यपालिका देखिए क्या होता है। कार्यपालिका का सबसे पहले यह जानिए कि कार्यपालिका का मुख्य कार्य जो है वह जो विधायिका विधि बनाया, कार्यपालिका उसको क्या करेगा, लागू करने का कार्य करेगा। कार्यपालिका विधि को क्या करता है, लागू करता है। अब कार्यपालिका में और भी क्या चीज है सो देखिए। कार्यपालिका दो प्रकार का होता है। कार्यपालिका जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई कार्यपालिका और दूसरा होता है अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका और दूसरा अस्थाई कार्यपालिका। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता दिया जाएगा, खुली समझ में आएगा। देखिए अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका क्या होता है। पहले अस्थाई कार्यपालिका के बारे में जानिए। हमें से बहुत सारे लोग जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। किसी भी व्यक्ति का जॉब यदि किसी विभाग में हो जा रहा है, किसी भी व्यक्ति का जॉब किसी भी सरकारी विभाग में हो जा रहा है, वह अस्थाई कार्यपालिका होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक प्यून से लेकर आईएएस तक, एक प्यून से लेकर आईएएस तक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ही किसी न किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं, तो वे सभी जो है अस्थाई कार्यपालिका। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिनकी नियुक्ति किसी सरकारी विभाग में, चाहे सरकारी विभाग कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल का हो, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति जो है वह सरकारी विभाग में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होती है और उसके अपने उम्र का 60 वर्षों तक, मतलब कोई भी व्यक्ति जो होते हैं वह 60 वर्ष के पश्चात ही वो अपना पद छोड़ते हैं, तो वह जो होंगे व्यक्ति वह सरकार के अस्थाई कार्यपालिका शाखा में होंगे। बात समझ में आएगा। जो व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सरकार के कार्यपालिका शाखा में जाता है उसको हम अस्थाई कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वह व्यक्ति उस पद पर 60 वर्षों तक बना रहता है, बशर्ते कि वह गैर संवैधानिक कार्य न किया हो, कोई ऐसा कार्य न किया हो कि डिपार्टमेंट उसको निलंबित कर दे। अगर वैसा होता है तो डिपार्टमेंट उसको 60 साल से पहले ही निलंबित कर सकता है। लेकिन आप इतना जानिए कि जो सरकारी विभाग में है, आप भी कल होकर किसी विभाग में अगर नौकरी करने लगते हैं तो आप क्या है, सरकार है। सरकार के किस शाखा से संबंधित है, कार्यपालिका शाखा से। और कैसी, आप अस्थाई कार्यपालिका। अब अस्थाई कार्यपालिका क्या होता है उसके बारे में। अस्थाई कार्यपालिका कहने का मतलब जो व्यक्ति सरकार के कार्यपालिका शाखा में चुनाव के माध्यम से जाता है। चुनाव करने का मतलब यह हुआ कि जनता, मतलब हम लोग किसी का निर्वाचन करते हैं और वह चुनाव के माध्यम से वार्ड बनता है, वार्ड परिषद बनता है, या मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, जिला परिषद बनता है, राष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है, या सांसद विधायक जो बनते हैं वह किसके माध्यम से बनते हैं, निर्वाचन के माध्यम से। मतलब हम लोग उसको निर्वाचित करते हैं, तो वह कैसा कार्यपालिका हो गया, अस्थाई। क्यों? क्योंकि वह 5 वर्षों तक ही पद पर बना रहता है। 5 वर्षों के बाद वह क्या होगा, अपने पद से स्वतः हट जाएगा। तो जो निर्वाचन के माध्यम से गया वह हो गया अस्थाई कार्यपालिका। उसकी नियुक्ति मतलब उसका जो निर्वाचन हुआ है उसके बाद वह 5 वर्षों तक अपने पद पर रहेगा। और दूसरा हो गया अस्थाई कार्यपालिका, जो प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कहाँ जाएगा, सरकार के कार्यपालिका शाखा में, और वह 60 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन शर्त यही है कि वह कोई गलत कार्य न करे जिसकी वजह से वो सस्पेंड हो, ठीक है। तो आप यहाँ देखें अस्थाई कार्यपालिका क्या होता है और अस्थाई कार्यपालिका क्या होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगा समझने में, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली वीडियो में हम उस कमेंट का जो आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम बता देंगे, ठीक है। कार्यपालिका समझ गए। अब एक चीज और समझिए यहाँ पर, जैसे हम आपको बताएं कि विधायिका क्या करती है, विधि का निर्माण करती है, और कार्यपालिका क्या करती है, विधि को लागू करती है। एक चीज यहाँ गौर से देखने वाली बात है, सरकार का जब हम अध्ययन करते हैं, यह सब पॉलिटी का बेस है। यह जितना वीडियो बन रहा है यह पॉलिटी का बेस है, इसलिए इसका नाम ही हम रखते हैं बैकबोन ऑफ पॉलिटी। जब तक बेसिक बातों को आप नहीं जानिएगा तब तक सब्जेक्ट पर आपका मजबूत पकड़ नहीं। मजबूत पकड़ बनाने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट जरूरी है।
नहीं, अगर नहीं इस सब चीज को आप ध्यान में रखिएगा तो वही हो जाएगा रटने वाला बात। अब रटिएगा उसको भूलिएगा, रटिएगा भूलिएगा। लेकिन एक बार पूरे बेसिक से लेकर अपर लेवल तक आप पढ़ लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका स्पेशल कोई बैच आता है, एमटीएस का स्पेशल बैच, रेलवे का स्पेशल बैच, बीपीएससी का स्पेशल बैच, दरोगा का स्पेशल बैच, यह सब स्पेशल बैच कुछ नहीं होता। बस आप 0 लेवल से अपर लेवल तक पढ़ लीजिए, आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा में जाकर आप क्वेश्चन बना पाएंगे। उसके लिए कोई समस्या आपको नहीं होगी, कोई अलग से किसी चीज का बैच आपको पढ़ने का जरूरत नहीं। हम वीडियो के माध्यम से to कोई चीज को नहीं छुपाते हैं, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हो सके हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए, हमने आपको बताया विधायिका, हमने आपको बताया कि विधायिका जो है वो क्या करती है, विधि का निर्माण करती है और कार्यपालिका उसको क्या करती है, लागू करती है। यहाँ एक चीज देखिए, विधायिका विधि बनाया और कार्यपालिका उसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। लेकिन एक चीज और होता है, वह चीज है प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधायन, प्रदत्त विधायन को प्रत्योजित विधायन भी कहा जाता है। प्रदत्त विधायन को प्रत्योजित, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्योजित विधायन, यह सब प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक नोट्स बनाते रहिए, इसका एग्जाम से पहले इसको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। खासकर जो सब्जेक्ट का हम वीडियो डाल देते हैं उस सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको वीडियो देखना है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और जो चीज समझ में नहीं आए बस कमेंट कर देना है कि सर ये चीज समझ में नहीं आए, अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन हम दे देंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया विधायिका विधि का निर्माण करते हैं, कार्यपालिका उसको लागू करते हैं। एक चीज हम आपको बताया प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधायन क्या होता है, प्रदत्त विधायन क्या होता है, प्रदत्त विधायन विधि विधान बनाने का जो कार्य किया जाता है वह किया जाता है विधायिका के द्वारा। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कार्यपालिका नियम बनाती है। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत यदि पहला टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि प्रदत्त विधायन के अंतर्गत विधि कौन बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहां से यह आएगा कि प्रदत्त विधायन के अंतर्गत विधि कौन बनाता है, आंसर हो जाएगा आपका कार्यपालिका। ठीक है, अब कार्यपालिका कब विधि बनाती है प्रदत्त विधायन के, कार्यपालिका कब विधि बनाती है प्रदत्त विधायन के तहत। देखिए, जब विधायिका पर अधिक लोड पड़ा हो विधि विधान बनाने का, उसके पास फुर्सत नहीं हो कि वह किसी अन्य मामले में विधि बनाए। क्यों? क्योंकि उससे पहले से ही बहुत सारा लोड है कि इस चीज पर विधि विधान बनाना, लेकिन उसे फुर्सत नहीं। दूसरा बात कि कभी सत्र का आयोजन नहीं चल रहा है या संसद में बहुत कम सदस्य उपस्थित, तो वैसे में तो विधि विधान बनेगा नहीं। तो वैसे में क्या किया जाता है कि उस विषय को कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है कि आप इस पर विधि विधान बना दीजिए। जब विधायिका पर किसी चीज का खास लोड पड़ गया हो, वह विधि विधान बनाने में सक्षम नहीं है, पहले से लोड पड़ा हुआ है उस पर, या बहुत जरूरी है कि उस पर विधि बनाना हो लेकिन विधायिका के सदस्य उपस्थित नहीं है, तो ऐसे मामले में क्या होता है कि विधायिका के कुछ सदस्य जो है वह कहाँ भेज देते हैं विधि विधान बनाने के लिए, कार्यपालिका के पास। अब जब कार्यपालिका उस विषय पर विधि बनाएगी तो उसी को हम कहेंगे प्रदत्त विधायन। साफ शब्दों में आप यही समझिए कि प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कौन नियम बनाता है, कार्यपालिका नियम बनाता है। कब बनाता है? जब किसी विषय को विधायिका कार्यपालिका को सौंपे कि हाँ भाई इस पर आप विधि विधान बना के हमें सौंपिए, तो उस समय कार्यपालिका उस पर विधि विधान बनाकर विधायिका को सौंप देती है। विधायिका संतुष्ट हो जाता है, उस पर जो सदस्य है संसद वगैरह का उस पर साइन करते हैं और फिर कार्यपालिका उसको क्या कर देती है, लागू कर देती है। इसी को कहा जाता है प्रदत्त विधायन। ठीक है, आगे आइए, आगे जो बेसिक चीज है वो बताते हैं। एक टॉपिक है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास है और प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भी।
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। पहले होता क्या है इसके बारे में आइए थोड़ा बताते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये होता क्या है सो थोड़ा सा समझिए। देखिए सबसे पहले यह जानिए कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया। टाइप 1 का क्वेश्चन आ जाएगा, आपका आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है यही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। दूसरा नंबर बात यह संवैधानिक है, भारत में यह संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है? क्योंकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का जो चर्चा किया गया है वह आर्टिकल 50 में किया गया है। अनुच्छेद 85 में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, अनुच्छेद 50 में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हुआ। आप लोग जानते हैं कि जिस चीज का वर्णन संविधान में किया जाता है उसे हम संवैधानिक कहते हैं। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। और यह चूंकि संवैधानिक है तो संविधान में होगा, तो संविधान के अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन किया गया। किसका? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का। अब आइए आगे देखते हैं कि यह सिद्धांत क्या करता है। हम आपको बताए हुए हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं जिसमें हम आपको बताएं विधायिका, दूसरा बताएं कार्यपालिका और तीसरा बताएं न्यायपालिका। न्यायपालिका 3 अंग होते हैं सरकार के, आपको पहले से पता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब यहां देखिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता क्या है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि विधायिका अपना विधि विधान बनाने से ही संबंधित कार्य करेगी, कार्यपालिका उसको लागू करने से संबंधित कार्य करेगी, न्यायपालिका का कार्य है न्याय से संबंधित, वह न्याय का कार्य ही करेगी। कोई भी अंग किसी दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहने का मतलब विधायिका कोई विधि विधान बना रहा है तो कार्यपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, कार्यपालिका कोई विषय को लागू कर रहा है तो विधायिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब शक्ति पृथक, मतलब सबको अपना अपना शक्ति दिया गया है, अलग अलग दिया गया है, उसी के अनुसार अपना सब कार्य करे। जैसे विधायिका अपना विधि बना रहा है, कार्यपालिका को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कार्यपालिका कोई लागू कर रहा है, विधायिका का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अपवाद में न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या है? अपवाद। अपवाद में क्या है? न्यायपालिका। अब अपवाद में न्यायपालिका क्यों है? सोचिए, संविधान का गार्जियन कहा जाता है न्यायपालिका को। भारत में हम आपको बताएंगे आगे चल के भारतीय शासन प्रणाली में क्या सिस्टम है उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन अभी इतना ही समझिए कि भारत में जो है वह संविधान क्या हुआ? संविधान जो हुआ वह सर्वोच्च हुआ और संविधान का गार्जियन कौन है? न्यायपालिका। यहां देखिए विधायिका कोई ऐसा विधि बनाती है जो संविधान के नियम अनुसार नहीं बना है। विधायिका कोई ऐसा नियम बनाती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है, उसके दिशा निर्देश के तहत नहीं बनाया गया है और विधि वह बनाने जा रही है या बना रही है या बना दी है, तो ऐसे मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि न्यायपालिका को संविधान का गार्जियन माना गया, तो संविधान के अनुसार ही काम होना चाहिए। तो संविधान के अनुसार काम नहीं होगा तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूछेगा कि अपवाद में कौन है, इसका आंसर होगा न्यायपालिका। क्योंकि न्यायपालिका यहाँ क्या कर दिया? यहाँ रोक लगा दिया। हम आपको बताया कि विधायिका शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत जो कहता है कि तीनों अंग जो है वह अपना अपना कार्य करेगी, कोई दूसरा अंग उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो विधायिका यहाँ नियम बना रही थी कैसा? जो संविधान के अनुकूल नहीं था, तो न्यायपालिका उसको क्या कर दिया? जाके रोक दिया। उसको यह अधिकार संविधान के द्वारा मिला हुआ है न्यायपालिका को कि जब तक संविधान के अनुकूल अगर कोई नियम कानून नहीं बनेगा तो जाकर न्यायपालिका उसको रोक सकती। ठीक है, कार्यपालिका कोई ऐसा नियम लागू कर देगी जो संविधान के अनुसार नहीं है या जनता में असंतोष ज्यादा फैला रही है, तो क्या होगा कि न्यायपालिका
मना करेगी किसको? कार्यपालिका को, कि वह नियम तुम लागू नहीं करो। तो यह भी अपवाद में आ गया। तो शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत जो है वह कहता तो यह है कि विधायिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना काम करेगी। लेकिन विधायिका या कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कोई कार्य करे तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। यही शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत है। हम पहले बता चुके हैं कि शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत जो है वो कौन दिया था? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक पुस्तक लिखा था, मॉन्टेस्क्यू एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था, यह भी क्वेश्चन पूछता है, लिख लीजिए, द स्पिरिट्स ऑफ लॉज, द स्पिरिट्स ऑफ लॉज। यह पुस्तक लिखा था कौन? मॉन्टेस्क्यू। और इसी पुस्तक में शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में निहित है। दूसरा बात कि शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत क्या कहा है? मतलब सरकार के तीनों जो अंग है सेपरेट अपना अपना काम करेगी और कोई दूसरा अंग उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अपवाद में कौन होगा? न्यायपालिका। वह जब विधि कोई बनाएगा, विधायिका या कोई कार्यपालिका कोई विधि लागू करेगा, संविधान के अनुसार नहीं होगा तो वह उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है, स्थगित कर सकता है। यही शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत था। जो लोग पहले की वीडियो नहीं देखे हैं पहले का वीडियो देख लेंगे ताकि यह वीडियो आपको समझने में आसानी होगी। क्या है कि अभी जो हम आपको बात दे रहे हैं, जो टॉपिक हम आपको समझा रहे हैं, वह सारे के सारे टॉपिक जो है वो पूरा बेसिक है। मतलब जब तक बेसिक चीज को आप नहीं जानिएगा तो फिर जब बीच में जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। फिर वही बात होगा कि आपको रटना पड़ेगा, रटिएगा, फिर 2 महीना 3 महीना बाद भूल जाइएगा। हम बार बार कहते हैं कि रटना नहीं, चीजों को समझना। समझ के पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक यह वीडियो को आप अच्छे से देख के अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।